नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीछे की क्लास में हमने लोकसभा वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा राज्यसभा की। अब हम क्या देखते हैं, विशिष्ट शक्तियां। जनरली क्या देखा जाता है कि सारी, मैंने कहा ही था कि पावर्स किसके पास है, लोकसभा के पास। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें राज्यसभा भी क्या होती है, पावरफुल होती है। तो वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राज्यसभा क्या है, पावरफुल है। तो देखो, इस ये आते ही हमको दो अनुच्छेद याद आने चाहिए, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो अनुच्छेद कौन कौन से बता रहा हूं मैं, देखो। एक तो 249, एक तो 249 अनुच्छेद, और एक कौन सा अनुच्छेद है, 312। एक तो 249 है और दूसरा कौन सा है, 312 है। अब मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि राज्य सूची का कोई विषय है, मान लो। किसका विषय है, राज्य सूची का। राज्य सूची का कोई विषय है, तो बताओ उस पे कानून कौन बनाएगा। कौन जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। केंद्र सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार। पीछे की क्लासेस देखे हुई है तो हमने पढ़ा है कि हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है, संघात्मक। और जो विषय है उनको टोटल कितने भागों में बांटा है, वापस अपन थोड़ा सा देखते हैं। कैसी शासन प्रणाली, संघात्मक। संघात्मक का मतलब, मेन जो मतलब होता है वो क्या होता है, शक्तियों का वितरण। इसका वितरण, शक्ति का वितरण। किसमें, 246 में, है ना। तो कितनी तरह की सूचियां बताई, कि संघ सूची, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी सूची, समवर्ती। 248 क्या कहता है, बताओ मेरे को, कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें होगी, केंद्र में होगी। तो देखो ये इर्द गिर्द ही है। 246, 248 हम पढ़ रहे हैं, और अगला अनुच्छेद हमने कौन सा लिखा अभी, बताओ मेरे को, 249। तो इर्द गिर्द है, मतलब इनसे ही कहीं रिलेशन है इनका, उस 249 का, इससे ही, शक्तियों के वितरण से। तो 249 आते ही देखो, अवशिष्ट शक्तियां मैंने अच्छे से बता रखी है, जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं है। वो कौन सी सूची है, अवशिष्ट सूची। उसमें कौन पावरफुल होता है, केंद्र। कौन होता है, केंद्र। और हमने देखा ही है कि एकात्मक शासन, हमारा ढांचा झुकाव जो है एकात्मक की तरफ है, उसमें एक पॉइंट ये भी है, 248 वाला। छोड़ो, अपन तो 249 पे चलते हैं। तो राज्य सूची का विषय है, कौन सी सूची का विषय है, राज्य राज्य सूची का कोई विषय। कानून कौन बनाना चाहिए, बताओ मेरे को, राज्य। बट, लेकिन राज्यसभा, कौन, राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे, ध्यान रख लेना, ऐसे नहीं कहा कि राज्यसभा बना सकती है, क्या बोला है, प्रस्ताव पारित कर दे, शब्द पकड़ के रखना है। क्या पारित कर दे वे, प्रस्ताव। प्रस्ताव पारित करेगी तो राज्यसभा ऐसे तो प्रस्ताव पारित कर नहीं सकती, उसको कुछ ना कुछ बहुमत वगैरह चाहिए। तो बहुमत याद रखना है, उपस्थित, वहीं चलते हैं। तो पहली बात तो, राज्य सूची पे कानून बनाने का काम किसका, राज्य का। किसका, राज्य का। लेकिन, क्या बोला मैंने, लेकिन कौन प्रस्ताव पारित कर दे, बताओ मेरे को, प्रस्ताव पारित कर देवे। प्रस्ताव साथ में लिख लिया करो इनको, नोट्स सो है ही। प्रस्ताव पारित कर देवे। प्रस्ताव कैसे पारित करे, ध्यान रख लेना, उपस्थित। कैसे, उपस्थित जो है राज्यसभा में, एवं मत देने वाले के, किस किस के, उपस्थित के और मत देने वाले के कितने लोग, 2/3 लोग। कितने लोग, मतलब 2/3। पकड़ के रखना इस डाटा को, ध्यान रख लेना, 2/3 किसके, उपस्थित के और मत देने वाले। क्या कहीं हमने और 2/3 पढ़ा है क्या, कि कहीं हमने 2/3 मतलब पहले पढ़ के आए। तो बताओ मेरे मेरे को कि कहां पे हमने 2/3 पढ़ा था। अनुच्छेद 61 याद करो। कौन सा अनुच्छेद याद करो, 61। क्या है 61 में, महाभियोग। क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट।
इम्पीचमेंट किस पे? राष्ट्रपति पे। क्या बताया था मैंने कि महाभियोग शब्द संविधान में केवल किस पे लागू होता है? केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था बताओ मेरे को? उपस्थित और मत देने वाले लिखा था क्या? बिल्कुल नहीं लिखा था। जो भी सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या का, क्या लिखा था? कुल सदस्य संख्या का। यही घुमा घुमा के पटकेगा अपन को अगर ये शब्द पकड़े हुए नहीं रहेंगे तो। कुल सदस्य संख्या जितने भी है उसका 2/3 चाहिए, ठीक है। इधर देखो, यहां पे क्या है? यहां पे क्या है बताओ मेरे को? राज्य सूची के विषय पे कानून तो कौन बनाता है? राज्य। लेकिन प्रस्ताव पारित कर देवे, कौन प्रस्ताव पारित कर देवे? राज्यसभा। प्रस्ताव कैसे पारित करेगी? उपस्थित और मत देने वालों के कितने से? 2/3 से प्रस्ताव पारित करके रख दिया। तो अब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, ध्यान रख लेना। अब राज्य सूची के विषय पर बनाना तो किसको चाहिए था? राज्य को। लेकिन राज्यसभा एक तरीके से नाम से ही पता चल रहा, राज्यसभा यानी किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये राज्यों का। किसका प्रतिनिधित्व? देखो ना, राज्यसभा का सदस्य चुना कैसे जाता है? हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा है कि राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है, चुने जाते हैं। राज्य के एमएलए भाग लेते हैं, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए यार ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, केवल राज्य ही राज्य बनाए। किसी ऐसी सिचुएशन में जब संसद को कानून बनाना पड़ जाए तो राज्य सब कैसे बनाएगी? आपातकाल की स्थितियां अलग है जो हमने पढ़ी है। अगर राज्यसभा, कौन है? राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 से क्या पारित कर देवे? प्रस्ताव पारित कर देवे। शब्द रखना, ऐसे प्रस्ताव कर दिया। तो अब राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगी? संसद बनाने के लिए अधिकृत हो गई। ऐसे नहीं बना सकती। जब राज्यसभा ने, किसने? राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले से प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया? प्रस्ताव पारित कर दिया। तो अब जो है संसद बना सकती है। क्या ये राज्यसभा की स्पेसिफिक पावर है या नहीं है? ये स्पेसिफिक पावर है। ये कैसी पावर है राज्यसभा की? विशिष्ट शक्ति है। कैसी शक्ति है? विशिष्ट शक्ति। तो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां आते ही कौन कौन से अनुच्छेद याद आएंगे? एक तो 249 आएगा, एक कौन सा आएगा? 312। 312 किसको बोलते हैं? देखो 312 में क्या है? अखिल, 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। किसका गठन? अखिल भारतीय, दोनों कलर सेम होंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विस, ऑल इंडिया की जो सर्विसेज होती है। जैसे इंडिया में 3 है ऑल इंडियन सर्विसेज अभी, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, ठीक है। तो ये जो आईएफएस है इसकी मतलब राज्यसभा ने 1966 में किया था इसको। कब किया था? 1966 में। ये तीनों ही किस तरीके की सर्विसेज है बताओ मेरे को? आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ये ऑल इंडिया की सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो कोई भी नई अखिल भारतीय यानी पूरे पूरे भारत की कोई सेवा जोड़नी है तो कौन जोड़ेगा? राज्यसभा जोड़ेगी नहीं, सेम ऐसे ही करेगी। सेम का सेम क्या करेगी? प्रस्ताव पारित करेगी। राज्यसभा क्या करेगी? प्रस्ताव पारित। कौन से अनुच्छेद से? 312 से। कौन से अनुच्छेद से करेगी? 312 से जो है अनुच्छेद से प्रस्ताव पारित करेगी। कैसे करेगी? सेम ऐसे कैसे? उपस्थित का और मत देने वाले का। किसका? उपस्थित का और मत देने वाले का कितने तिहाई? 2/3 से प्रस्ताव पारित करेगी। और इनका गठन फिर करेगी कौन? अखिल भारतीय सेवाओं का संसद करेगी। कौन करेगी? संसद इनका मतलब अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगी। राज्यसभा केवल क्या करेगी? प्रस्ताव पारित करेगी। वर्तमान में कितनी है? 3 है। तीसरी वाली आईएफएस की कब की थी राज्यसभा ने? 1966 में। तो राज्यसभा पावरफुल हुई कि नहीं हुई? स्पेसिफिक शक्ति है कि नहीं है? स्पेसिफिक शक्ति है। तो स्पेसिफिक शक्ति आते ही 2 अनुच्छेद याद आ जानी चाहिए, 249, 312। दोनों में उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 से प्रस्ताव पारित करती है। कार्य कौन करता है? संसद करती है। इसमें तो क्या करेगी? राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगी। इसमें क्या करेगी? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर देगी। ठीक है। अब देखो आगे कौन सा पॉइंट है और देखो राज्यसभा की क्या है। देश में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है,
राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल है, और लोकसभा विघटित हो रखी है। लोकसभा का क्या हो गया? विघटन। लोकसभा है ही नहीं अस्तित्व में, लोकसभा विघटन हो रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय मतलब आपातकाल वगैरह लगाना, ये अनुमोदन किसके द्वारा होगा? राज्यसभा के। विघटित मतलब है ही नहीं अस्तित्व में, विघटन हो गया, कहते हैं ना हिंदी में विघटन, कोई भी टूट जाना एक तरीके से। तो लोकसभा का विघटन हो रखा है। किसका विघटन हो रखा है? लोकसभा का। तो ऐसे सिचुएशन में आपातकाल लगाना हो, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, कोई ना कोई तो रहना चाहिए, तो कहां पे होगा? वो राज्यसभा में होगा। कहां पे अनुमोदन होगा? राज्यसभा में होगा। तो अब तक कितनी बातें पढ़ी? 249। राज्य सूची के विषय पे प्रस्ताव पारित करेगी राज्यसभा। बनाएगा कौन? बनाएगी तो संसद ही, राज्यसभा नहीं बना सकती। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अब ज्यादा इतना रिकॉल कराने के वो है नहीं, ये देख लो, ये वापस समझ में आ जाना चाहिए। लोकसभा विघटन की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस कहाँ शुरू होती है? पिछले क्लास में हम पढ़ के आए, कहाँ पे शुरू होती है? राज्यसभा में शुरू होती है। क्या लोकसभा की सहमति चाहिए होती है क्या? बिल्कुल, लोकसभा की क्या चाहिए होती है? सहमति इसमें चाहिए होती है। इतना कोई टफ टास्क है नहीं है, मतलब कि आ गया होगा समझ में। आगे देखो, 81 तो कब से हम पढ़े हैं? 79 में क्या है बताओ मेरे को? संसद। 79 में क्या है? संसद। 80 में कौन है? राज्यसभा। 81 में कौन हो जाएगा बताओ मेरे को? 81 में हो जाएगी लोकसभा। स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा के स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए कि नहीं आए? आए। 238 प्लस 12 सारी चीजें पढ़ी है। 233 प्लस 12 245 हो गई। फिर 225 प्लस 9 सारी चीजें हमने पढ़ी है। 9 क्या 8। तो ये है, पीछे की क्लासेस पता होगी तो कहते ही, मेरे बोलते ही समझ में आ रहा होगा यार। 238 प्लस 12 मनोनीत है, 238 निर्वाचित है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। अब 245 में भी हमने उनको तोड़ा था मनोनीत में, उसमें तो 233 233 प्लस 12 233 को फिर तोड़ा। कैसे? राज्यों में, यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरीज की कितनी थी? 8 थी। मेरे को लगता नहीं है वो कुछ बताने की जरूरत है। अब हम क्या कर रहे हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, सॉरी, किसके? लोकसभा के। तो देखो, लोकसभा में जो शुरुआत में सिचुएशन थी ना, तो ये थी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती है? 552। 552 कैसे कैसे? देखो, जोड़ो राज्यों से। राज्यों के अधिकतम मतलब शुरुआत में नहीं, ये चेंज हुई है लास्ट जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उससे। फर्स्ट लोकसभा में तो 489 थी, ध्यान रख लेना। जो फर्स्ट लोकसभा गठित हुई थी ना, उसमें सीट्स कितनी थी? 489। उसके बाद चेंज होती रही परिसीमन आयोग के आधार पे। परिसीमन आयोग आगे पढ़ेंगे अपन। तो राज्यों में अधिकतम कितनी हो सकती? 530 वर्तमान की सिचुएशन। यूनियन टेरिटरीज में कितनी? 20। यूनियन टेरिटरीज में कितनी? 20 अधिकतम। और एक और था एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट। कौन सा? एंग्लो इंडियन क्या होता है? जिसके पूर्वज यानी जनरल पिता जो है, पुर्तगाल वगैरह के यहाँ थे ना, गोवा वगैरह में, तो जो पूर्वज है या पिता है, पुरुष पूर्वज, यानी लेडी तो इंडिया की, और पूर्वज जो है या तो ब्रिटेन, जनरली ब्रिटेन के संदर्भ में इसको लिया जाता है, मतलब कि यूरोपियन कोई हो, या तो अभी हो या पहले का कोई पूर्वज रहा, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। मदर तो इंडियन मूल की रहेगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी कितनी सीट्स रिजर्व थी? 2 सीट। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। राज्य अधिकतम 530, यूनियन टेरिटरीज की अधिकतम 20। कितनी? 20। और ये एंग्लो इंडियन की कितनी? 2। अब एंग्लो इंडियन की है क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 104वां। कौन सा? 104वां। पहले इनकी 2020 तक बढ़ा रहे थे 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का अब ये प्रतिनिधित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। पूछ लेंगे अनुच्छेद, ध्यान रख लेना। 104वां संविधान संशोधन से अब एंग्लो इंडियन की सीट्स नहीं है,
समझाने को तो बहुत है यार, इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सोचा कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये मनोनीत होते थे, इनका कोई चुनाव उनाव नहीं होता था। क्या होता था? मनोनीत। ये क्या थे? ये दोनों, ये तो निर्वाचित है। तो लोकसभा में भी मनोनीत होते थे, अब मनोनीत का कॉन्सेप्ट है क्या लोकसभा में? अब मनोनीत का कॉन्सेप्ट नहीं है। आ गया समझ में? ये 530 हो गई राज्यों की। यूनियन टेरिटरीज की कितनी? 20। यूनियन टेरिटरीज की कितनी है? 20। अब देख लो इसमें, मतलब कि आगे वर्तमान में कितनी है जो लोकसभा का जो है कौन सा स्वरूप? वर्तमान स्वरूप। तो वर्तमान स्वरूप में कितनी है? 543। कितनी है? 543। इसको तोड़ दो, किसमें टूटेगी? एक तो राज्य में और एक यूनियन टेरिटरीज में टूटेगी, है ना? तो यूनियन टेरिटरीज की कितनी है? 19 है शायद। यूनियन टेरिटरीज की चेंज हुई ना अभी, तो यूनियन टेरिटरीज की 19 है। 19 घटा दो इसमें से, कितनी हो गई? और 525 हुई, 24 होगी शायद, 24। 524। इस डाटा को थोड़ा देख लेना, मैं देख लूंगा, है ना? वैसे तो यही है शायद। 19 तो जो है यूनियन टेरिटरीज की है और 524 किसकी है? राज्यों से है। किसकी है? राज्यों की। क्या वर्तमान में अब घुमाएगा? मनोनीत है क्या? मनोनीत बच्चे हैं क्या? अब नहीं है। मनोनीत कौन होते थे? एंग्लो इंडियन। लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। राज्यसभा में तो कौन है बताओ मेरे को? राज्यसभा में तो वो बताया ही था मैंने, KSVS क्या बताया था उस दिन ट्रिक, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, इससे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में अब नहीं है, पहले थे एंग्लो इंडियन। 104वें संविधान संशोधन से गए। यूनियन टेरिटरीज की 19 है और राज्यों की कितनी है? 524 है। तो ये दोनों क्या है बताओ मेरे को? ये मनोनीत है क्या? नहीं, इनका तो चुनाव होता है। तो ये कौन से हैं? निर्वाचित है भैया। कौन से हैं ये? निर्वाचित है। तो ये वर्तमान सदस्य संख्या। अभी इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हमको ध्यान रखना है कि भाई ये देखो, ये सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, ये थोड़ा बहुत देख लेना है इसको। सबसे ज्यादा यूपी की सीट्स है। यूपी में कितनी है? 80। किसकी सीट्स? लोकसभा की सीट्स। किसकी सीट्स है? लोकसभा की। राजस्थान में कितनी है? 25। राजस्थान में कितनी है? 25। राज्यसभा में कितनी थी बताओ मेरे को? 10। क्या राज्यसभा में 10 और किसी की थी क्या? याद करो। लॉजिक उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा की। तो अब यहाँ पे भी अपन को देखना पड़ेगा यार, 25 किसकी है। अभी बताऊंगा मैं, आंध्रा की है ना। नागालैंड में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है और सिक्किम में 1 सीट है। इन 1 सीट वालों का ध्यान रखना है क्योंकि फंसा सकता है। किस किस में देखो, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। NMIS। कौन कौन? N मतलब नागालैंड, M का मतलब मिजोरम और S का मतलब सिक्किम। अब भी बनाइए ऐसे, तुम देख लेना इसको। ना पूछ ले, एक एक सीट वाले का थोड़ा फोकस ज्यादा और कम का, और राजस्थान से जो इंटरलिंक हो रहा है, और ये यूनियन टेरिटरीज वाले जो है, कौन से वाले? यूनियन टेरिटरीज। इस पे थोड़ा फोकस इनका रहता है क्योंकि यूनियन टेरिटरीज अपने 8 ही है, तो यार 8 के तो थोड़ा बहुत अपन को आइडिया भी रहना ही चाहिए, है ना? और राज्यों में ऐसे राज्य कौन से हैं जिनकी 1 1 सीट है? तो नागालैंड है, मिजोरम है और सिक्किम है। NMIS, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, कुछ और मत कर देना, सल पर मत कर देना। तो सबसे ज्यादा किसकी? यूपी की। फिर राजस्थान की, सॉरी राजस्थान की, क्या राजस्थान की कितनी है? 25 है। राजस्थान की कितनी है? 25। क्या 25 किसी और की भी है क्या? 25 लोकसभा सीटें हैं आंध्रा में, ध्यान रख लेना। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी है 25। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में कितनी होगी? 25 होगी। ये चीजें हमको क्या रहनी चाहिए? ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश और इसमें दोनों में कितनी है? 25 है। ठीक है। अब देखो यूनियन टेरिटरीज में देख लेते हैं। लद्दाख में कितनी है? 1। लद्दाख में कितनी है? लद्दाख में है 1। जम्मू एंड कश्मीर, इसमें है 5। दादर वादर, ये दादर और दमन दीव है ना, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है। 2 कितनी है इसमें? 2, इसलिए इसको लिखा है। इसमें है 2। और दिल्ली में कितनी है बताओ मेरे को? दिल्ली में 7। बाकी सारी यूटीज में 1 1 रहेगी। सारी यूटीज में क्या रहेगी? अंडमान हुआ या जो भी है, निकोबार वगैरह, सब में 1 1 रहेगी।
लद्दाख की इसलिए लिखा क्योंकि ये नवगठित हुआ है, 1 सीट। जम्मू एंड कश्मीर 5 सीट, दमन और दादर वाला 2 सीट, और दिल्ली वाला 7 सीट। अब मैंने 19 बताए ना, तो जोड़ो देखो, 7 2 9 और 5 14, अरे कितनी हो गई 15, कितनी हो गई 15। अब कितनी यूटीज बच गई, 4 हो गई नहीं है, 1 2 3 4, 4 बच्ची, चारों में एक एक है, तो 5 15 और 4 कितनी हो गई, टोटल 19 हो गई। तो रहा ना, 15 और 4 कितनी हो गई, 19 हो गई। ये देखो, तो यूटी 19 ही है, कितनी है 19 ही है यूटीज में, ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा किसमें, दिल्ली में। यार अभी लोकसभा चुनाव, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, थोड़े दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए, दिल्ली में 7 सीटें थी। अभी रोज न्यूज़पेपर, सॉरी कल परसों दिल्ली में जो है, कल दिल्ली में चेंज हुई है सरकार, तो यही तो बोले कि लोकसभा की सीटों का तो अलग ही सीन चल रहा था और अभी अलग ही सीन चल रहा है। क्या बीजेपी की उस टाइम भी सातों के सातों ही सीटें थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शायद गठबंधन किया है लोकसभा चुनाव में, है ना। तो 7 सीट है दिल्ली में। कितनी सीट है, 7। दमन और दादरवाड़ा क्या है कि यार इसमें इन दोनों को मर्ज किया है, मर्ज किया है तो एक एक थी, तो अब कितनी हो गई, 2 हो गई। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है, जो उसमें कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में 4 है, और जम्मू में इसमें कितनी है, 5 है। लद्दाख क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लद्दाख में जो है, लद्दाख नई नवगठित जो है यूनियन टेरिटरीज है ना, ये वाला। एनएमआईएस का मतलब, एनएमएमएस का पेपर होता है ना, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है, एक एक है। अब यार यूपी की 80 कैसे हो गई, यूपी की कितनी है, 80। सबसे ज्यादा सीट्स अगर कोई है, कहते हैं लोकसभा का जो रास्ता है ना, वो यूपी से होकर जाता है, ऐसा मतलब जब लोकसभा चुनाव वगैरह होता है तो इस तरीके के जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, चुनाव विश्लेषक, वो बोलते रहते हैं कि लोकसभा का रास्ता यूपी से होके जाता है। और बीजेपी ने 71 के आसपास सीट जीती थी 2014 में, ठीक है ना, जब इसमें इस बार तो काफी कम हो गई सीट्स। तो 80 सीट्स यूपी की क्यों है, आप क्या सोचते हो। राज्यसभा वाले में क्या सोचा था हमने, चौथी अनुसूची से। चौथी अनुसूची किसकी बात करती है, जनसंख्या की। किसकी बात करती है, जनसंख्या की। तो सेम इसी में भी वही है कॉन्सेप्ट, जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। अभी देख लेंगे आगे। अब देखो, जो लोकसभा सदस्य है, कौन से सदस्य, लोकसभा के सदस्य, उनका निर्वाचन कौन करता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो कौन करती है बताओ, जनता करती है या कोई और करता है, एमपी साहब का, हमारे किसका, एमपी साहब का। कौन करेगी, जनता। कौन करती है, जनता। कैसे करेगी बताओ मेरे को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जनता करते ही जो है, क्या शब्द बताते हैं हम, प्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष। किस आधार पे होगा, क्या सभी दे सकते हैं क्या, नहीं। कितनी एज है बताओ मेरे को, एज कितनी है, 18 वर्ष। कितने वर्ष, 18 वर्ष। क्या शुरू से ही 18 वर्ष थी क्या, नहीं। 61वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब का, 1989 का, ये बता रखा है मैंने पहली क्लास में। इससे एज को जो है 21 वर्ष थी पहले वोट देने की, 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, अनुच्छेद 60, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 से। किससे कर दी, 61 से। पीछे क्लासेस देखे हुई होगी तो कोई समस्या आएगी नहीं। पद्धति, पद्धति किसको, पद्धति मतलब कौन सा सिस्टम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है क्या, या इस टाइप से। तो इसका सिस्टम क्या होता है, मैंने हमेशा ही कहा है, कितनी बार बता दिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द कौन सा सिस्टम है, पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जिसको अधिक अधिक मत मिलेंगे वो ही क्या बनेगा, मतलब कि एमपी बनेगा। एमपी मतलब लोकसभा का एमपी, राज्यसभा वाला नहीं। राज्यसभा वाले में तो क्या है, कोटा है। राज्यसभा वाले एमपी में क्या है, कोटा है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भी क्या है, कोटा। इतना पढ़ के आए यार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कोटा सिस्टम होता है। एक निश्चित मत प्राप्त करने होते हैं, इसलिए सूत्र पढ़ते हैं। इसलिए क्या पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। यहाँ कोई सीन नहीं है सूत्र उत्तर का। 100 वोट थे, मान लो 100 वोट पड़े कोई इसमें, एक ने जीते 20, एक ने जीते मान लो 15, कोई मान लो जीता 2, ऐसे जितने भी करके जोड़ लो जो भी है। तो जीतेगा कौन, इससे कम ही रहे मान लो, तो जीतेगा कौन, जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे।
इसलिए तो बोलते हैं यार कि मतलब क्या बोलते हैं इसमें कि अधिकतम बहुसंख्यकों का शासन भी कभी कभी इस तरह को जो बोलते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है बस उस टाइप से। अल्पसंख्यकों का तो क्या नहीं रहेगा, प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ऐसे खामियों में जा रहा है उस सिस्टम की में। लेकिन फिर हमने देखा कि सबसे बेस्ट कौन सा है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बहस से वगैरह सुनो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो पता चल गया सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है भाई, लोकसभा सदस्यों का। राज्यसभा वाले को नहीं, ध्यान रख लेना। राज्यसभा का मतदान कैसा होता है, खुला होता है। कब गुप्त होता है, खुला होता है। प्रत्यक्ष है क्या, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि जनता भाग है नहीं लेती। और कौन सी पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण। पूरा समझ रखा, ये जनता प्रत्यक्ष 18 वर्ष एज का जो है मताधिकार 61वें संविधान संशोधन से 21 की जगह कितना कर दिया, 18 कर दिया। सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट पार्ट घुमा देगा सिस्टम विस्टम में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। अब आ जाओ काम की बात पे। काम की बात क्या है, अब भी पढ़ के आए हैं कि यूपी में कितनी सीट्स है, 80। तो क्या कारण है कि 80 सीट्स है, कारण वही है, कौन सा, पॉपुलेशन वाला। कौन सा कारण है, पॉपुलेशन वाला। तो ये इसमें आधार मतलब बंटवारे का, राज्यवार। जैसे राज्यवार यूपी में तो ये, राजस्थान में कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। तो ये दो कॉन्सेप्टों पे काम करता है। एक तो देखो जितने भी सांसद है ना, मतलब चाहे यूपी का सांसद हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे किसी का भी हो, क्या लोकसभा का सांसद, ठीक है, वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे यूपी का सांसद है तो वो जितने लोग हैं ना उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लो यूपी, एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, जाना मत डाटा पे। जैसे ये 25 लाख का है, कितने का है, 25 लाख का, तो ये भी कितने का होगा, 25 लाख का। ये भी कितने का, 25 लाख का। एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। यानी ताकि याद हो जाए, क्या हो जाए, याद हो जाए कि सेम जनसंख्या का सांसद प्रतिनिधित्व करता है पूरे भारत का, कहीं का भी सांसद हो। जब भी तो कभी देखना बहुत सारे मतलब कि अपने, ऐसे थोड़ी है कि अजमेर है तो केवल अजमेर अजमेर को ही रख रखा है। मतलब अब अपने राजस्थान में जिले कितने थे पहले, अभी तो 41 है, जैसे 33 थे, कितने थे, 33। सोचा कभी कि लोकसभा की सीट्स 33 क्यों नहीं है, लोकसभा की सीट 33 क्यों नहीं है, लोकसभा की सीट कितनी है, 25 ही है। तो उसका कारण यही है कि हर, मतलब इसलिए जैसे अजमेर है हमारा, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, वो दूदू दूदू के कौन से जिले में पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। दूदू जो है वो अजमेर लोकसभा में आता है। दूदू के कोई होंगे तो उनको पता होगा। तो उसको मिक्स करते हैं बहुत सारों को, ठीक है, जो परिसीमन आयोग होता है। तो इसलिए ताकि जो है हर जो सांसद है वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। फर्स्ट लाइन, सांसद समान जनसंख्या का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे, मतलब एक रूपता रहनी चाहिए। दूसरा, ये तो पूरे इंडिया लेवल की बात हो गई, ये तो किसकी बात हो गई, इंडिया लेवल की। दूसरी बात क्या हो गई, राज्यवार। जो राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंस, राज्य को जो अलग अलग में बांटा है ना, जैसे अजमेर, ये जयपुर। जयपुर में कभी देखना, जयपुर मतलब कि जयपुर शहरी सीट भी है। कौन सी सीट है, जयपुर शहरी सीट भी है, और जयपुर कौन सी है, ग्रामीण सीट भी है। दो है, क्यों है बताओ, कभी सोचा क्या कि यार ये दो सीट्स क्यों है, जनसंख्या की वजह से। इसलिए उसको जयपुर को दो भागों में तोड़ा। तो राज्यवार भी जो है अंदर भी उनके सेम होना चाहिए। ये नहीं कि केवल जो है इसको तोड़ दिया, इंडिया लेवल पे ही तोड़ दिया। इंडिया लेवल पे भी सबका सेम, और राज्यवार भी। राज्यवार जो ये सीट्स डिवाइड हुई है ना, ये भी सेम सेम आधार पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को तो कुछ ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। दोनों फैक्ट याद रख लेना। ये बंटवारे का आधार है, जनसंख्या आधार है। जनसंख्या में भी पूरे इंडिया का जो है हर एमपी का लोकसभा वाले का सेम होना चाहिए, राज्यों का भी जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अंदर वाला। दोनों को मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। अब भी समझ नहीं आए तो दिक्कत है फिर अपने। लोकसभा की सीट्स का समायोजन, भाई सीट्स का समायोजन, समायोजन कैसे करते हैं, जैसे अपन भी तो बहुत बार समायोजन कर लेते हैं चीजों का। एक मिनट, समायोजन करते हैं ना, साइको पढ़ोगे तो साइको में टॉपिक है ये पूरा का पूरा, समायोजन, प्रतीप गमन और पता नहीं कौन कौन से उसमें सारे सारे।
तो इनको मिक्स करना, समायोजन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो समायोजन का काम कौन करेगा? परिसीमन आयोग। कौन करेगा बताओ मेरे को? समायोजन का काम करेगा परिसीमन आयोग, यानी जो सीमा निर्धारित करता है, सीमा निर्धारित करता है। और भी बहुत काम है इसके, SC ST की सीट्स वगैरह का, लेकिन एक सीधा सीधा आयोग बनाता है राष्ट्रपति कि यार ये काम तो करो ऐसा, यूपी के इनके सारे MLA MP वगैरह की सीट्स का जो है ये होना चाहिए। सेम ये राज्यों में भी है, अंदर लोकसभा विधानसभा में भी ये का ये कॉन्सेप्ट लगता है। किसमें? विधानसभा में। ये नहीं कि एक विधायक तो जो है कितने ज्यादा का एक कम का, वो तो अब जनसंख्या बढ़ गई, पुराने हिसाब से चल रहा है इसलिए, है ना। छोड़ो, इस तरीके का आएगा नहीं क्वेश्चन। आगे देखो, समायोजन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो समायोजन, पहली बात तो जो सीट्स वगैरह इनको मर्ज करना कि यार ये इतनी जनसंख्या का इतनी, ये काम किसका है? परिसीमन आयोग का। अब तक 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 4 परिसीमन आयोग। लास्ट वाला शायद 2002 के आसपास बना था, कुलदीप सिंह करके कोई, जो उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कब बना था? 2002 में। ठीक है। तो अब ये समायोजन मतलब सीटों का समायोजन किसके आधार पे होता है बताओ? पहली बात जनसंख्या के आधार। तो इससे संबंधित कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वां, 84वां और 87वां। कौन कौन सा? 42वां कब हुआ था बताओ मेरे को? 1976 में। 84वां कब हुआ? 2001 में। और 87वां कब हुआ? 2003 में। कब हुआ? 3 में। ये क्यों हुए कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है? पहली बात तो ये क्यों हुए, किससे रिलेटेड? देखो, जनसंख्या से रिलेटेड। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जो परिवार नियोजन वगैरह का कार्य चलाया, मतलब कार्यक्रम चलाया, तो इससे क्या होता है, मतलब कि जैसे साउथ के स्टेट्स है ना, वो बहुत आगे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में। किसमें? पॉपुलेशन कंट्रोल में। तो 42वें संविधान संशोधन में इन्होंने कहा कि भाई अब इस तरीके से मान लो उनको संसाधन नहीं मिले जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या कम है तो संसाधन, तो कितनी भारी चीज है कि एक तो राज्य जो है जनसंख्या को मतलब क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और उसको केंद्र सरकार जनसंख्या के आधार पे जो है संसाधन कम मिल रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से विडंबना टाइप है। तो इसलिए ये उस टाइम का कॉन्सेप्ट है। 42वां संविधान संशोधन में फिक्स कर दिया कि 2000 तक, कब तक? 2000 तक जो सीट्स है, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब है? देखो 1976 में। और 2000 तक जो है सीट्स वो की वही रहेगी, 2000 तक बांध दी। कब तक? 2000 तक। अब जैसे ही 2000 आया तो 2000 तक बांध रखी थी सीट्स, फिक्स कर रखी थी। कब तक? 2000 तक। कब तक? 2000 तक फिक्स कर रखी थी। कौन सी जनसंख्या के हिसाब से? 1971 की जनसंख्या के हिसाब से। कितनी थी? 543। कितनी थी? 543। क्या समझ में आ रहा है क्या क्यों किया 2000 तक? वो जनसंख्या वाला साउथ के स्टेट्स का मैटर है, तो यार कि उनको भी तो थोड़ा हौसला बंधे कि हाँ 2000 तक सीट्स फिक्स है। 2000 तक क्या है सीट, नहीं तो साउथ के राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल कम हो जाता। तो 2000 तक कितनी सीट्स कर दी? 543 जो सीट्स थी, किस जनसंख्या के आधार पे? 1971 की जनसंख्या के आधार पे। ठीक है। अब जैसे ही 2000 गया, कौन गया? 2000। मेरे को एक चीज बताओ, 2000 गया, 2000 तक ही कर रखा था, तो अब इनको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 2001 में लाए 84वां संविधान संशोधन, और उन्होंने बोला कि 2026 तक। कब तक? 2026 के जो अगली जनसंख्या होगी ना तब तक यथावत रहेगी। तो बताओ 2026 के अगली जनसंख्या कब तक, कब होनी है? वैसे तो देखा जाए तो 2031 में होनी है। अब ये कोविड के बाद कॉन्सेप्ट ही चला गया, 2021 में हुई नहीं। तो याद रख लेना 2026 तक फिक्स कर दी। 42वें ने तो कहां तक करी? 2000 तक। 84वें ने कहां तक करी? 2026 तक फिक्स कर दी। कब तक कर दी? 2026 तक। बताओ मेरे को अभी जो है, चलो अभी इसमें आगे आओ। 87वां संविधान संशोधन, कौन सा वाला? 87 वाला। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हवा नहीं लगेगी अगर प्रश्न जो है अपन को देने लगे तो कि यार ऐसे क्या हो गया। ये एक एक लाइन लिखी हुई है, आधी अधूरी लाइनें लिखी हुई है बुक्स में। 87वां संविधान संशोधन। अब इस 87वां संविधान संशोधन क्यों लाना पड़ा जब 2026 तक फिक्स कर दिया? तो इसके दो कारण थे।
एक तो एससी और एसटी की सीट्स इसने निर्धारित की। किसकी? एससी और एसटी की। क्या एससी और एसटी की सीट्स है क्या? बिल्कुल है। अपने राजस्थान में एसटी की सीट्स लोकसभा में कितनी है? 3। और एसटी की सीट्स सॉरी एससी की सीट्स कितनी है? 4। एसटी की तो कितनी है? 3 लोकसभा में, और एससी की कितनी है? 4। तो इस 87वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन ने? 87वें संविधान संशोधन ने एक तो एससी एसटी की और एक किससे की? राज्यों की। किसकी सीट से? राज्यों की। इसने सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया, ध्यान रख लेना। सीटों की संख्या तो उतनी ही थी 543 ही। इसमें भी 543, इसमें 543, इसमें 543, सीट्स चेंज नहीं। इसने तो बस केवल एससी और एसटी की सीट्स की। और अभी अपन जो चुन रहे हैं ना, जैसे हमारे अपने सांसद है, दो बातें याद रख लो 87वें में, कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपके जो भी सांसद है, जैसे हमारे भागीरथ चौधरी सांसद है, तो ये जो सांसद है ना, ये कौन सी जनगणना पे? पहली बात ये तो ये जो राज्यों के अंदर की जनगणना है ना, ये 87वें संविधान संशोधन से कौन सी जनगणना पे है? 2001 की जनगणना पे। कौन से की जनगणना पे है? 2001 की जनगणना पे। जबकि जो 543 सीटें हैं पूरी, वो 1971 की जनगणना पर है। दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। जो 543 सीट्स है, कितनी सीट्स? 543। ये तो कौन सी जनगणना पे? 1971 की जनगणना पे। किसकी पे? 1971 की। जो एससी एंड एसटी की सीट्स है, किसकी? एससी एंड एसटी की सीट्स, ये किसकी जनगणना पे? 2001 की जनगणना पे। कोई नहीं बताएगा, ध्यान रख लेना ये चीज। और दूसरी बात, दूसरी बात क्या है इसी में, कि जो अभी अपने एमपी है, जो भी एमपी है हमारे, आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी एमपी है, वो एमपी यानी राज्यों के अंदर जो भी है, तो वो जो निर्धारण हुआ है, सीटों की संख्या में चेंज नहीं हुआ, उनका जो निर्धारण हुआ है वो भी कौन सी जनगणना के आधार पे है? 2001 के पे। और ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ? 84वें संविधान संशोधन से। कौन से? 84वें संविधान संशोधन से। कब का है? 2003 का। कब का है? 2003। जो चतुर्थ परिसीमन हुआ था ना, उससे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था खतरनाक वाला, कुलदीप सिंह जी के उससे। इसलिए जो 82वां संविधान संशोधन है, उससे 87 जो है 84 से 87 लेके आना पड़ा। 84 लिख दिया क्या यहाँ पे? 87, 87 है। क्या है? 87। अब भी चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो बहुत दिक्कत है भाई। जो 543 सीटें हैं वो कौन सी जनगणना पे? 1971 की पे। कब तक रहेगी? 2026 तक। कब तक रहेगी? 2026 तक। कौन सा संविधान संशोधन ने कहा ये बात? 84वें ने। कौन से ने कहा? 84वें ने। क्या एससी और एसटी की सीट्स 84वें संविधान संशोधन से? क्या बिल्कुल नहीं है। कौन से? 87 से है। कहा कौन सी जनगणना के आधार पे है? 2001 की जनगणना के आधार पे। जो हमारे एमपी साहब है वो भी कौन सी जनगणना के आधार पे? 2001 की जनगणना के आधार पे। तीन ही तो बातें बताइए। एससी एसटी की सीट्स 2001 की जनगणना, जो हमारे एमपी साहब है वो 2001 की जनगणना। टोटल सीट्स 543, कौन सी जनगणना के आधार पे? 1971 की पे। कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 2000। कौन सा संविधान संशोधन बोल रहा है? 84। 42वां क्या था? 42वें में फिक्स की थी 2000 तक। 2000 जैसे ही गया 2001 आया, फिर संविधान संशोधन करना पड़ा यार। दो वो बात तो पुरानी हो गई। 42 में लिख रखा था इन्होंने 2000 का। 84 में देखो जस्ट डबल, 42 का जस्ट डबल 2026 तक कर दिया। कब तक कर दिया? 2026 तक। 87 में इन सीटों की संख्या को बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया 87 ने, क्योंकि 2026 तक फिक्स कर रखी थी इसने। 84 ने इसने किया एससी एसटी की सीट्स पे। और देखो, क्योंकि उस टाइम की जनगणना के हिसाब से ये तो ज्वलंत मुद्दा है ना, तो वो वाली चीज। और एमपी की सीट्स पे कौन सी जनगणना? बताओ मेरे को। ये जो 87वां संविधान संशोधन है, ये है 2001 की जनगणना। कौन सी? 2001 की। ये वाला 543। अब समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत है।
बहुत ज्यादा ही। आगे देखो, लोकसभा एक अस्थायी सदन, बताओ स्थायी सदन है लोकसभा या अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है तो इट मीन्स इसका कोई ना कोई कार्यकाल होगा, इसका कोई ना कोई क्या होगा, कार्यकाल होगा। तो कब से लेके कब तक कार्यकाल होता है, शब्द पकड़ लेना। राष्ट्रपति में जैसे पद धारण है ना, जैसे इसमें क्या है, प्रथम बैठक से, शब्द पकड़ के बैठ जाना, इसको नहीं समझ में। जिस दिन भी लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक से कितने साल, 5 वर्ष तक। प्रथम बैठक जिस दिन होगी उससे कब तक, 5 वर्ष तक। यहां घुमाएगा वो, प्रथम बैठक, चुनाव का दिन, रिजल्ट का दिन, ऐसे कुछ भी। तो अपन को तो ये शब्द याद रखना। इसके बाद, इसके बाद लोकसभा कौन है, लोकसभा स्वतः क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। स्वतः ही क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। ठीक है। अदरवाइज बीच में अगर विघटन करना होता है, अविश्वास प्रस्ताव हो या कुछ तरीके से हो, प्रधानमंत्री के देवे, तो वो होता है 85 से। किससे, 85 से। 85 से कौन विघटन करता है, विघटन यानी गई लोकसभा, तो कौन करेंगे, हमारे दादाजी राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, अनुच्छेद 83 कहता है अस्थायी सदन है तो उसका कोई ना कोई कार्यकाल होगा। कब से लेके कब तक, प्रथम बैठक से 5 साल, फिर क्या हो जाएगी वो, स्वतः विघटित हो जाएगी। ऐसे बीच में विघटन होगा तो विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कैसे कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे आगे की। ठीक है, तो आगे देखो। ये चीज हो गई। अब एक चीज तो हमने पढ़ ली कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, किसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से, किससे, प्रथम बैठक से जो है कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकता है 5 साल से पहले, अन्यथा वो स्वतः क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वतः विघटित। राष्ट्रीय आपातकाल तो 5 साल फिक्स लेके बैठ जाए क्या कि यार 5 साल ही होगा, या 5 साल से बढ़ भी सकता है, तो 5 साल से बढ़ भी सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की में इंदिरा गांधी के टाइम बढ़ा था कि कैसी स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में कितने वर्ष, मतलब 1 वर्ष तक जो है बढ़ा सकते हैं, ऐसा आगे से आगे। तो एक वर्ष, एक बार में कितना, 1 वर्ष तक बढ़ जाता है, ये आपातकाल वाले में हमने देखा था। ठीक है। और जब बढ़ाया है तो जो है विद इन, मान लो 1 वर्ष के बाद जो है हो गया, तो विद इन 6th मंथ जो है इसको क्या करना पड़ेगा, वापस प्रस्ताव पारित करके। और आपातकाल को, जैसे मान लो क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, क्या लगा रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो यार ऐसी सिचुएशन में तो क्या करना है, लोकसभा को क्या करना है, मान लो 5 साल लास्ट टाइम चल रहा है लोकसभा का, और क्या चल रहा है, लास्ट लास्ट टाइम चल रहा है, और आपातकाल लगा है। ऐसी कोई सिचुएशन है, मान लो आपातकाल किससे लगता है, 352 से हमने पढ़ ही रखा है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वगैरह जो है। आंतरिक अशांति है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 5 ईयर है ना, तो लास्ट टाइम चल रहा है, या तो कितने टाइम के लिए बढ़ा सकते हो उसको, 1 ईयर के लिए। एक बार में कितना साल बढ़ा सकते हैं, 1 ईयर में। ठीक है। और जैसे ही ये आपातकाल लगा, हट गया, कौन हट गया, आपातकाल हट गया, तो विद इन 6th मंथ जो है इसको क्या करना पड़ेगा, वापस चुनाव वगैरह का सीन है। आगे देखो, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव, तीनों जो है अलग कॉन्सेप्ट है। आम चुनाव किसको बोलते हैं, पहली बात तो आम चुनाव जो है, जैसे नॉर्मल जो चुनाव होते हैं, इसमें वही रहेगा कार्यकाल, प्रथम बैठक से कितना, 5 वर्ष। प्रथम बैठक से कितना, 5 वर्ष। मध्यावधि चुनाव हुए, मान लो लोकसभा है अभी वाली, कब की है, 2024 की। तो ये अभी जो चुनाव हुआ ना, वो ये वाला ही हुआ है, कौन सा वाला, आम चुनाव।
कौन सा वाला? आम चुनाव। अभी मान लो 2026 में कोई कारण से लोकसभा का विघटन हो जाए, कोई बहुमत नहीं रहे, मान लो इस टाइप की कोई भी कंडीशंस हो जाए, तो 2026 में मान लो वापस चुनाव कराए, तो पूरी लोकसभा तो हुई नहीं, तो ऐसे चुनाव को क्या कहेंगे? मध्यावधि चुनाव। बीच में जिस लोकसभा ने अगर पूरा नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या होगा? क्या बीच में जैसे 2 साल निकल गए तो अब 3 साल के लिए ही रहेगी कि लोकसभा? क्या 3 साल के लिए रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। ध्यान रख लेना, इसमें भी मध्यावधि चुनाव जो बीच में होता है उसमें भी वो का वही है, 5 साल तक चलेगी, अगले 5 साल के लिए। प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से कितने वर्ष? 5। जबकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसके सदस्य? राज्यसभा के। हमने क्या पढ़ा था कि कोई निधन विधन हो जावे तो उसके आगे जितना टाइम बचा उतने टाइम के लिए ही रहेंगे। मध्यावधि चुनाव में भी सेम यही है। उपचुनाव में क्या होता है? उपचुनाव में सीन अलग है। जैसे मान लो कोई सीट है, किसी का निधन हो गया, जैसे 2024 में चुनाव हुआ और किसी का 2025 में निधन हो गया। क्या हो गया? कोई भी मतलब सांसद का क्या हो गया? निधन। अब मान लो निधन हो गया तो अब लोकसभा 2024 से कितने साल तक चलनी चाहिए थी बताओ? 2024 से 2029 तक। कब तक? 29 तक। तो उपचुनाव हुआ ना किसी सीट पे, तो अब वो कितने साल के लिए रहेगा? 4 साल के लिए रहेगा। ये तो आपको पता ही होगा, उपचुनाव तो हमेशा होते ही रहते हैं। मतलब अभी हुआ है, जैसे मिल्कीपुर विधानसभा का हुआ है शायद कल परसों। तो इसमें क्या है उपचुनाव में? इसमें पूरे 5 साल रहेंगे कि चुनाव के बाद? बिल्कुल नहीं रहेंगे 5 साल। इसमें तो जो शेष अवधि रहेगी ना उसके लिए रहेंगे। किसके लिए रहेंगे? शेष अवधि के लिए। ठीक है। मध्यावधि चुनाव जो बीच में होंगे तो बीच से मतलब नहीं है, 2026 में हुए हैं तो 26 से अगले 5 साल और जोड़ लो इसमें मध्यावधि चुनाव में। तो कब तक रहेगी लोकसभा? 2031 तक। और ये तो सीधी सीधी बात है कि आम चुनाव में तो प्रथम बैठक से कितने साल होती है? 5 साल। मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव एक जैसे ही है, बस इसमें लोकसभा का पूरा पूरा 5 साल नहीं होता, तो कौन से चुनाव हो जाता है बीच में ही? मध्यावधि चुनाव। कौन से चुनाव? मध्यावधि। ये पता ही होगा आपको। अब देखो अधिसूचना, कितना इंपॉर्टेंट है यार। अधिसूचना, जो लोकसभा का चुनाव होता है या राज्यसभा का चुनाव वगैरह होता है, तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? ऐसा प्रश्न आते हैं, हम टिकाएंगे सीधा ही निर्वाचन आयोग। क्या कर देंगे? निर्वाचन आयोग। और हमारे क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। क्या हो जाएगा? गलत। कौन करता है? राष्ट्रपति। अधिसूचना कौन जारी करता है लोकसभा चुनाव वगैरह की? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, किसका? राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसकी अधिसूचना कौन करेंगे? क्या राष्ट्रपति कर देगा? देखो ये दोनों इसलिए साथ लिखे हैं, लोकसभा का, राज्यसभा वगैरह का, इनका जो चुनाव होगा उसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? वो यही देगा, वो वहां पे ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का होए तो क्या मैं प्रेसिडेंट लिख दूं क्या? यार सर कैसी बातें करते हो, राष्ट्रपति का चुनाव करा रहे हो, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा, ऐसा कैसे संभव है? इसका करेगा निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसका करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न सेम, बहुत ये बहुत शानदार वाली बात है, ये बहुत शानदार वाली बात है। जब आरपीएससी का लेवल बढ़ने लगे तो ये आ जाएगा फिर, ये इस टाइप का। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचन होता है उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, न कि निर्वाचन आयोग। ये देखो ये रहा, ये भी बहुत भारी चीज है। ये भी बहुत क्या है, भारी चीज है ये वाली। ये वाली ये भी कम नहीं है ये। इसमें भी क्या है कि विवाद हो जाए, लोकसभा के कोई चुनाव उनाव चल रहा है और उसमें विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा और आप मेरे को बताओ कि कौन उसका विवाद का निपटारा करेगा अगर लोकसभा सदस्य का चुनाव है। तो अभी जयपुर ग्रामीण के चुनाव हुए, उसमें कोई वोटिंग का इश्यू था जयपुर ग्रामीण में, शायद अनिल चोपड़ा करके कैंडिडेट थे कांग्रेस के, तो वो कहाँ गए? वो हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए? अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचते हैं,
हमको तो, मेरे को तो पता है, अपन करते ही ये ऑप्शन आते ही कि लोकसभा और लोकसभा वगैरह के जो चुनाव है इसमें कोई भी विवाद हो जाए तो अपन तो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सीधा ही कर दिया सुप्रीम। सो नॉट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अनिल चोपड़ा ने जो है रिट वगैरह लगा रखी है हाई कोर्ट में। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। लोकसभा का ही तो चुनाव था यार। किसका चुनाव था? लोकसभा का। तो एससी में नहीं जाएंगे इसके विवाद में, किस में जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। बताओ अनुच्छेद 71 याद आता है क्या? बताओ अनुच्छेद 71 अगर याद आता है तो सही है मामला। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए तो कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। किसी लोकसभा सदस्य वगैरह के चुनाव का विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब अलग ही लेवल की बात है ये। और मैंने तो एग्जाम्पल दिया है अभी अनिल चोपड़ा का। इसका? अनिल चोपड़ा का। लोकसभा में आरक्षित सीट्स देखो, दो अनुच्छेद है बीच में है ना। ऐसे कोई कोई क्लास थी उसमें मैंने जानबूझ के छोड़े थे इनको, बीच बीच वाले को। फिर कोई कह रहे थे मतलब उस पे कि सर कुछ छूटा है, तो मैंने इसलिए छोड़ा है उसको। ये देखो ये रहा 330। 330 में एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व्ड। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए सीट्स लोकसभा में। और 330 ए जो नारी शक्ति विधेयक आया है, कौन सा विधेयक? नारी शक्ति। जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें रिजर्व होगी बताओ? महिलाओं के लिए 1/3। कितनी? 1/3। इसका संबंध कौन से है? जो नारी शक्ति विधेयक है। लोकसभा में सीट्स रिजर्व होगी। अब कब से होगी ये उसमें अभी क्लेरिफाई हुआ नहीं है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा। होगा वैसे, जहां तक बिल आ गया था। 1/3 पूछ ले वे सीधा सीधा ही कि महिलाओं के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है? 1/3। कौन सा अनुच्छेद हमें कहता है? देखो 330 के बाद जुड़ा है इसलिए ए, जो ए लिखा है इसमें 330 में तो क्या थी? एससी और एसटी के लिए सीट्स थी। क्या थी? एससी और एस। राजस्थान में लोकसभा में अगर एससी की सीट्स देखें तो कितनी है? 4। एसटी की कितनी है? 3 सीट्स रिजर्व है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 330। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 330। विधानसभा की पूछ ले हुए अगर तो बताओ मेरे को, विधानसभा में कितनी है? विधानसभा में एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है? ये आपको खुद को आना चाहिए। एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है? एससी की सीट्स है विधानसभा में 34। कितनी है? 34। और एसटी की सीट्स कितनी है? 25। 330 एक किसकी? महिलाओं का आरक्षण। किसकी बात करता है? महिलाओं के आरक्षण। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये किसकी बात करता है? एससी और एसटी के रिजर्वेशन। किसकी बात करता है? एससी और एसटी के रिजर्वेशन की। तो ये चीजें हैं। और कुछ बचा है क्या इसमें? ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो है ना, आगे अपन देखेंगे लोकसभा स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को मिस मत करना। लोकसभा स्पीकर की अगर क्वेश्चंस निकालना है तो अभी आरएस में भी लोकसभा स्पीकर से क्या आया है? क्वेश्चन आया है। और कोई ज्यादा इतना मतलब है नहीं, फैक्चुअल में भी जा सकता है। देखो मैं पहले कह रहा हूँ मेरा फैक्चुअल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा क्लास, इसलिए मैंने क्लासेस को थोड़ी फैक्चुअल क्लासेस को स्टॉप किया है। नहीं तो मैं चाहता तो ले आता, लेकिन यार कचरापंती करने में क्या मतलब है कि मैं कुछ भी जो है आपको पढ़ा दूं। कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, दोनों तरह के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर में। कॉन्सेप्चुअल भी आ रहा है और फैक्चुअल भी आ रहा है। तो अपनी तो यही है, मैं तो इस पे अभी फोकस करके चल रहा हूँ। फैक्चुअल की अलग से क्लास लगेंगे, फैक्चुअल के सारों की, और किस तरीके से याद कराना है। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल में मतलब कमजोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फैक्चुअल के लिए एक अलग से थोड़ी मेहनत करके लाऊंगा मैं। अभी मेरे पास इतना आपको पता है थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए ये इस पे वर्क अभी हुआ नहीं है अपना। ध्यान रख लेना, ये इस पे वर्क हुआ नहीं है। कोई कह रहे सर क्वेश्चन तो ऐसे आए थे और आप तो फैक्चुअल करा नहीं रहे हो, तो मैं खुद कह रहा हूँ इस पे नहीं है। और आप खुद भी समझो, इतना माइंड जो है खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कथनों में दिया ना तो फैक्चुअल पोर्शन को साइड लाइन भी पटक दोगे, कॉन्सेप्चुअल से भी क्वेश्चन निकाल जाओगे। और यार फैक्चुअल तो खुद भी रट लेते हैं,
पहला राष्ट्रपति कौन बने, दूसरे कौन बने, ये किसके चुनाव में विवाद हुआ, वो तो थोड़ा चलो स्टोरी से समझा देंगे। और अभी इस पे फोकस कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, ठीक है ना। और ये जो 2-4 क्लासेस की शायद पीडीएफ वगैरह का नहीं है, तो ये भी मैं जो है डाल दूंगा, है ना। पीडीएफ जैसे ही होगा तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, है ना, ताकि वो है। और ज्यादा बेटर, देखो मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा ऐसे साथ के साथ लिखोगे ना, लाइन वाइज नहीं लिखना, डिक्टेट करवा के नहीं लिखना। डिक्टेट करके लिखने का मतलब ऐसे मैं लाइनें लिखूंगा बोर्ड पे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सुप्रीम कोर्ट मतलब अनुच्छेद 71 के तहत निर्धारित करता है। रॉन्ग अप्रोच, टाइम खराब। कोर्ट क्या खराब, रिवीजन में भी इस तरीके की अप्रोच नहीं रखनी है यार। लिखा 71, प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट, और ये सुप्रीम कोर्ट, बस यार ये सब समझ आ रहा है अपने को क्या लिखा हुआ है। ये कोडिंग है, टाइम खराब नहीं है, टाइम है किसके पास। और मैं इतना जो है ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए, हमारे जो स्क्रू है ना वो खुले हुए रहने चाहिए। आरपीएससी का देखो अब कितने सारे जो है लोग मतलब कि यूट्यूब पे किसी को ही देखो आकर के बना रहे हैं, मतलब कि आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न, और हमें जो है किस तरीके से एनालिटिकल अप्रोच पे चलना है। और मैंने जब शुरू से ही पॉलिटी की क्लासेस बनाना शुरू किया, थोड़ी बड़ी हुई, संख्या बढ़ी, तो कईयों ने मतलब स्टार्ट किया, रे इतनी है मतलब ज्यादा है, ज्यादा पढ़ा रहे हैं। कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन करने के लाले पड़ जाएंगे अगर कोई मतलब इस तरीके का हुआ तो। और आरपीएससी का आप देख ही रहे हो क्या सीन चल रहा है। तो ठीक है छोड़ो, लेट्स गेट, तो ये देख लेना आप, है ना। थैंक यू।